की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के 1 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में यूसीसी दिवस मनाया जाएगा। ऐसे में 27 जनवरी को प्रदेश भर में यूसीसी दिवस मनाया जाने वाला है। देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित होंगे और कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री धामी भी शामिल होने वाले हैं। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी इस दौरान सम्मानित किया जाएगा। न्याय और सामाजिक समरसता का संदेश भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ यूसीसी को लागू हुए 1 साल पूरा होने वाला है और ऐसे में उत्तराखंड यूसीसी दिवस मनाने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं और ऐसे में 27 जनवरी को पूरे राज्य भर में यूसीसी दिवस मनाया जाएगा और ऐसे में तमाम ऐसे कार्यक्रम होंगे जिन्हें आयोजित किया जाएगा और इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी भी आपको नजर आएगी। तो देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है, तो सीएम धामी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्कृष्ट कार्य करने वालों को इस दौरान मुख्यमंत्री धामी सम्मानित भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हम हमारे सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। शुभांगी, क्या कुछ अपडेट 27 जनवरी को 1 साल पूरे होने वाले हैं और ऐसे में उस दिन यूसीसी दिवस भी उत्तराखंड में मनाया जाएगा। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी और किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि यूसीसी अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय रहा। आज़ादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने यूसीसी लागू किया। ऐसे में अब यूसीसी को 1 साल पूरा होने जा रहा है। 27 जनवरी का ये दिन होगा जब पूरे प्रदेश के अंदर यूसीसी दिवस मनाया जाएगा। राज्य के अलग अलग कोनों में हर जिले में इसको लेकर कार्यक्रमों का आयोजन होगा और जो मुख्य कार्यक्रम होगा वो देहरादून के अंदर होगा, जहां पर तमाम छात्रों से लेकर वकीलों तक तमाम जो सामाजिक संगठन है सभी वहां पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि वहां पहुंचने वाले हैं। वहां पर बड़ा संदेश दिया जाएगा किस तरीके से इस 1 साल के अंदर यूसीसी ने अपना प्रभाव राज्य के अंदर दिखाया, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा है कि 5 लाख से ज्यादा आवेदन यूसीसी के तहत आए हैं, चाहे वो विवाह पंजीकरण को लेकर हो, चाहे लिव-इन को लेकर हो या फिर वसीयत पंजीकरण को लेकर हो। ऐसे में ये देखा गया है कि जो 5 लाख आवेदन आए हैं इसमें अभी तक एक भी मामला निजता उल्लंघन का नहीं आया, यानी कि प्राइवेसी जो है इस तरीके के कड़े इंतजाम किए गए, प्रावधान किए गए कि जो लोग चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं, चाहे वो विवाह के लिए कर रहे हैं या वसीयत के लिए कर रहे हैं, सबकी जो निजता है उस पर ध्यान दिया जा रहा है कि वो प्राइवेसी जो है बाहर ना आए। और ऐसे में कहीं ना कहीं यूसीसी जो बात करता है, जो उसका उद्देश्य है कि तमाम लोगों को बिना किसी जाति के भाव के या किसी और तरीके से उनको डिफरेंशिएट करने की जगह सभी के लिए कानून होगा। सभी लोग चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा हो, सभी को एक जैसा अधिकार मिलेगा। वो 1 साल के अंदर देखने को मिला है और इसी का जश्न जो है वो यहाँ पर पूरे राज्य के अंदर देखने को मिलने वाला है। ये केवल सरकारी कार्यक्रमों तक ये इसका उद्देश्य नहीं है कि आयोजन हो, बल्कि जनता तक, जहां जो लोग अभी जागरूक नहीं हैं उन लोगों तक भी एक बड़ा संदेश पहुंचाया जा सके, इस उद्देश्य के साथ ये दिन मनाया जाने वाला है। बिल्कुल शुभांगी, ऐतिहासिक फैसला रहा है बिल्कुल उत्तराखंड के लिए, जिस तरीके से यूसीसी लागू हुआ और हमने पूरा 1 साल देखा भी कि किस तरीके से लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। हालांकि अगर हम 27 जनवरी की बात करते हैं तो किस तरीके की तैयारी फिलहाल आपको नजर आ रही है और किन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे? बिल्कुल देखिए, 27 जनवरी को प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये कार्यक्रम होने वाले हैं और देहरादून की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि मुख्य कार्यक्रम यहां पर होना है, तो ऐसे में सीडीओ को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। वो लगातार वहां पर निरीक्षण भी कर रहे हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री क्योंकि वहां पर आएंगे तो ऐसे में लोगों की चाहे वो बैठने की व्यवस्थाएं हो, जब मुख्यमंत्री वहां पर आएंगे तो किस तरीके से यूसीसी का एक पूरा जो है थीम दिखाया जाएगा कि इस 1 साल के अंदर यूसीसी ने किस तरीके से प्रदेश के अंदर काम किया है, लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था होंगे, सभी कुछ सीडीओ देख रहे हैं। जो अधिकारी हैं उनको ये कमान सौंपी गई है तैयारियों की। ऐसे में जिन लोगों ने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है उनको सम्मानित करने का काम भी किया जाएगा, मुख्यमंत्री उन्हें सम्मानित करेंगे। और यूसीसी के अंदर जैसे मैंने कहा कि हर वर्ग के लोग अपना एक महत्वपूर्ण योगदान जो है निभाते हैं। जब से यूसीसी लागू हुआ है, चाहे विवाह पंजीकरण को लेकर बात हो या अपने अधिकारों को लेकर बात हो, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है। आज तक हम देख रहे थे कि डिजिटली लोग कम अपने पंजीकरण करवाते थे, लेकिन जब से यूसीसी लागू हुआ है तब से विवाह पंजीकरण की दरों में कितना इजाफा हुआ है वो आंकड़े बता रहे हैं। इसी तरीके से लिव इन रिलेशनशिप में भी जो लोग रह रहे हैं, अपने माता पिता के सहमति के बाद वो लोग वहां पर पंजीकरण करा रहे हैं। कहीं ना कहीं सेफ्टी की बात भी की गई है, प्राइवेसी की बात भी की गई है, अधिकार जो है सभी को बराबर मिल रहा है। तो ऐसे में ये पूरा ब्यौरा जो है इस बार 27 जनवरी को जो यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम होगा वो भव्य कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे, तमाम नेतागण वहां पहुंचेंगे, छात्रों से लेकर वकीलों तक सभी लोग वहां पर पहुंचने जा रहे हैं। तो अपने आप में महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है। बिल्कुल
शुभांगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ी, आप उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ जाते हैं। जो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली में एसआईडीएम का भ्रमण किया। ऐसे में एसआईडीएम के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बैठक भी की और इस मौके पर उन्होंने रक्षा उद्योग से जुड़ी वर्तमान गतिविधियों, नई तकनीकियों तथा भविष्य की योजनाओं की जानकारी भी ली। बैठक के दौरान राज्यपाल ने कहा कि भारत की रक्षा शक्ति केवल हथियारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि मजबूत संस्थाओं, आपसी सहयोग और सशक्त औद्योगिक ढांचे से भी बनती है। तो भारत सरकार ने SASCI योजना के तहत उत्तराखंड के लिए कुल 759 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। योजना के प्रथम चरण में 734 करोड़ की मंजूरी के बाद अब 25 करोड़ रुपए की एक और किस्त जारी हो गई है। योजना के तहत उत्तराखंड के लिए अब तक कुल 759 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास में लगातार सहयोग प्रदान कर रही है, जिससे राज्य में विकास को गति मिल रही है। तो उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें दोषी भी भाजपा नेता और उनके लोग सामने निकल कर आ रहे हैं। पहाड़ की बात करें, मैदान की बात करें या फिर तराई क्षेत्र की, हर क्षेत्र में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले दिनों किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या का प्रकरण हो या फिर 2 दिन पहले पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ के बेटे और पार्षद सौरभ बेहड़ पर नकाबपोश बदमाशों द्वारा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल करना और अभी तक उनकी गिरफ्तारी न होना कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठा रहा है। सुखवंत सिंह किसान ने जिस प्रकार से आत्महत्या करी, पुलिस की जो उसमें भूमिका थी, और अब कल इस प्रदेश के दिग्गज नेता, हमारे पूर्व मंत्री, हमारे वर्तमान में किच्छा के विधायक तिलक राज बेहड़ जी के पुत्र जो स्वयं नेता हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के भी नेता हैं और पार्षद भी हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से नकाबपोश लोगों ने हमला किया है, ये पूरे प्रदेश के अंदर चरमराई हुई कानून व्यवस्था की तस्वीर पेश करता है। हमने कल ही इस बारे में पुलिस के अधिकारियों से हमने कहा था कि गिरफ्तार किया जाए। अब देखते हैं कब गिरफ्तारी होती है, क्योंकि अभी तो ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि हमला करने वाले कौन थे। इतनी हालत खराब हो गई है प्रदेश के अंदर, चाहे उधम सिंह नगर हो, चाहे पूरे तराई के इलाके हों, चाहे पर्वतीय इलाके हों, पूरे प्रदेश के अंदर इस समय कानून व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था जीर्ण शीर्ण हो रखी है। तो वहीं हरिद्वार पुलिस ने उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी सुनीता गावड़े को देर रात रास्ते पर रोक दिया। हल्द्वानी से हरिद्वार लौटते समय चिड़ियापुर में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला की गाड़ी रोकी। हरिद्वार और ऋषिकेश के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे देश के गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन देने की बात कही गई थी। ऐसे में उधम सिंह नगर में किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या और गिरधारी लाल साहू के द्वारा बिहार की महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान पर गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन देना चाहते थे। वहीं उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान भाजपा विधायक अरविंद पांडे के घर को अवैध अतिक्रमण बताकर प्रशासन ने 15 दिन में तोड़ने का नोटिस चस्पा किया है, जिसके बाद उनके घर उनके समर्थकों का जमावड़ा लग गया। मामला राजनीतिक रूप से काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि अरविंद पांडे पर सरकारी जमीन हड़प कर घर बनाने के आरोप लगे और उन्होंने किसान की आत्महत्या का मामला उठाया था। तो आगे बढ़ जाते हैं, जहां खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पूर्व स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने अपने पार्षद बेटे के हमलावरों की 48 घंटे बाद भी गिरफ्तारी न होने पर रोष जताया। किच्छा से कांग्रेस विधायक बेहड़ के बेटे सौरभ बेहड़ रुद्रपुर नगर निगम की वार्ड संख्या 39 से पार्षद हैं। 18 जनवरी रविवार की शाम की बात, जब आवास विकास स्थित अपने आवास से जब वो निकले तो दोपहिया वाहन पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने अचानक बेहड़ पर हमला बोल दिया। मारपीट की उक्त वारदात को अंजाम देकर बदमाश फिलहाल मौके से फरार हो गए, जबकि सौरभ बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोशी की हालत में सौरभ को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसी कारण किया उन्होंने आका को होने भी चाहिए। अब आका के बगैर कार्यकर्ताओं की आज सब लोगों की समर्थकों की बैठक बुलाई थी और उसमें ये निर्णय हुआ है और एडिशनल एसपी ने कल तक का समय मांगा है। मैंने कल शाम तक की जगह कल रात तक का समय दे दिया है कि अगर परसों सुबह तक पुलिस खुलासा नहीं कर दी तो फिर हम एसएसपी कार्यालय कूच करेंगे। उसकी सूचना मैं सोशल मीडिया के माध्यम से करता हूँ। राजनीति हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, गिरोहबंदी का हो सकता है। हमला जो हुआ है वो एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है।
ये एक युवा जो एक जनप्रतिनिधि है, अपने वार्ड में रात दिन काम करता है, स्कूटी का भरा पड़ता रहता है। ये युवाओं की समस्या है, क्योंकि ये कहा कि युवा सुरक्षित नहीं है, हमारी मात्र सुरक्षित नहीं है, हमारे व्यापारी सुरक्षित नहीं है, तो कौन सुरक्षित। लेकिन वर्दीधारी जो लोग हैं जिनका काम सुरक्षा देना है, क्योंकि वो केवल या तो हमारे सीएम साहब की खटी में आ जाते हैं, सप्ताह में 2 दिन वहां रहते हैं, तो पूरी फोर्स वहां लग जाती है। तो पुलिस केवल एक वसूली अभियान पे लगी है, उन्हें सुरक्षा से लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी मांग है इस वर्दीधारियों से कि आप इस वर्दी का सम्मान बचाइए और युवाओं को और मातृशक्ति को और व्यापारियों को, किसानों को सुरक्षा प्रदान करिए, क्योंकि सरकारें आती जाती हैं। कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई सरकार कल बदले और आपके साथ कोई इस तरह की उत्पीड़न की कार्रवाई हो। ये जो हमला हुआ था भेड़ जी के पुत्र पे, तो उस पर पुलिस डे 1 से कार्रवाई पूरी कर रही है, पूरे प्रयास कर रही है और इसमें जल्दी हमें सफलता मिलेगी, ये मेरी पूरी आशा है। और पब्लिक से भी हमने उनको यही आश्वासन दिया है कि हम इसको जल्दी खोल लेंगे और उनसे धैर्य की भी अपील करी है कि कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में कोई किसी को लेने की जरूरत नहीं है, पुलिस इस चीज को जल्दी सुलझा लेगी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार सकारात्मक पहल किए जा रहे हैं। प्रदेश में हाल ही में तमाम आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया, जिसके तहत आईएएस सचिव कुर्वे को स्वास्थ्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। स्वास्थ्य सचिव का चार्ज लेने के बाद सचिव कुर्वे ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता प्रदेश में आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना है। पहली प्राथमिकता होगी कि मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा जो भी अच्छे कार्य किए गए हैं उसको निरंतरता प्रदान की जाए, कंटिन्यूटी रहे, तभी जो अच्छे रिफॉर्म्स किए गए हैं मेरे प्रीडिसेसर द्वारा उसको इंस्टीट्यूशनलाइज हो पाए। दूसरा, क्योंकि अपना उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, तो दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को, सेवाओं को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से वो एक आम आदमी तक उसको सहजता से पहुंचे, सुगमता से पहुंचे, इस दृष्टिकोण से जो भी प्रयास करने हैं वो प्रयास किए जाएंगे। तो वही खबर देहरादून से है, जहां बंजारावाला क्षेत्र के एक लाचार विधवा मां ने हिम्मत जुटाकर प्रशासन से गुहार लगाई कि उसके ही बेटे नशे में उसे पीटते हैं, पैसे मांगते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने गोपनीय जांच कराई। पड़ोसियों और जनप्रतिनिधियों की बातों ने उस मां के दर्द की पुष्टि की। प्रशासन ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की तो बेटों को पहली बार अपनी मां के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्यों का एहसास हुआ। ऐसे में न्यायालय में दोनों बेटों ने मां से माफी मांगी, नशा छोड़ने और हिंसा ना करने की शपथ भी ली। हमारे जितने भी इन्फोर्समेंट के एक्ट्स, नियम हैं, उनका पर्पस है करेक्शन, रिफॉर्मेशन। तो यदि कोई मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के बाद भी सुधार नहीं आ रहा है, सुधारात्मक कार्रवाई, बिहेवियरल चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो तब मजबूरन फिर हमको दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन यदि उसी प्रोसेस के दौरान उनकी रियलाइजेशन आ गई है और वो गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए माफ़ीनामा प्रस्तुत कर रहे हैं, एडमिशन दे रहे हैं, तो तब ऐसे केसेस में फिर उनको उनकी क्षमा याचना के आधार पर केस निस्तारित कर दिए जाते हैं। तो वहीं दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले में 2 मुख्य आरोपी छात्रों को एकेडमिक कक्षाओं से 2 माह के लिए निलंबित कर दिया। साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और इसके अलावा वो हॉस्टल से पूरी MBBS और इंटर्नशिप अवधि के लिए निष्कासित रहेंगे। ऐसे में CCTV फुटेज के आधार पर मामले में 7 छात्रों की संलिप्तता सामने आई है, जिस पर कॉलेज प्रशासन ने इनके खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की है। प्राचार्य डॉक्टर जैन ने बताया कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। कॉलेज प्रशासन ने सभी वार्डनों और स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि छात्रावास में निगरानी बढ़ाई जाए। हम लोग की एंटी रैगिंग के लिए एक्टिविटीज़ लगातार चलती रहती हैं। एंटी रैगिंग स्क्वाड विज़िट करता है, हॉस्टल के वार्डन्स विज़िट करते हैं, एज प्रिंसिपल मैं भी विज़िट करती हूँ और जगह जगह सब पोस्टर्स लगे हुए हैं और हम इसकी फ्रिक्वेंसी और बढ़ा देंगे। और ये जो सजा हुई है, जो एक्शन टेकन हुआ है, तो दिस वुड एक्ट एज ए डिटरेंट। मैं समझती हूँ कि आगे से फिर बच्चे डरेंगे, दे शुड नॉट बी डूइंग दिस।
खबर टिहरी से है, जहां प्रशासन 27 तारीख से 30 तक एग्रो फेस्टिवल मनाने जा रहा है, जो कि 27 तारीख से लेकर 30 तक होगा। और इसके लिए प्रशासन स्तर से सभी तैयारियां भी शुरू की गई हैं। नई टिहरी के पास बसा कूठा गांव से पैराग्लाइडिंग उड़ान भरकर टिहरी बांध की झील के आसपास बसे प्रताप नगर की चोटियों तक पहुंचने वाले हैं। और इस फेस्टिवल में 130 पैराग्लाइडिंग भाग लेंगे। स्थानीय लोगों को भी इसमें भाग लेने का मौका मिलेगा, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और बाहर से ज्यादा पर्यटक भी आ सके। और इसके लिए प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एग्रो फेस्टिवल जैसे आपको पता है हर साल की बात है, हम लोग का स्टार्ट होने वाला है। ये पैराग्लाइडिंग का हमारा एक मेजर कंपटीशन है, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं। लगभग 130 प्लेयर्स आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने अभी निमंत्रण भेजा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धता के अनुसार मोस्ट लाइकली या तो उसके उद्घाटन या उसके समापन में वो डेफिनेटली आएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे हमें जैसे पता है कि पैराग्लाइडिंग एक बहुत अच्छा इवेंट है। यहाँ पे हमारे जो लोकल जितने पैराग्लाइडर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। सारे हम लोगों की तैयारियां हो चुकी हैं। एंड साथ ही साथ मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एग्रो फेस्टिवल के साथ साथ हम लोग उसके कुछ टाइम बाद 1-1.5 महीना बाद हम लोग टिहरी लेक फेस्टिवल भी कर रहे हैं, जो भी हमारा एक लीगेसी चला आ रहा है। उस फेस्टिवल को भी हम बड़े स्वरूप पे इस बार करना चाह रहे हैं। तो एग्रो में मुझे लगता है कि पैराग्लाइडर्स के लिए इट विल बी अ गुड इवेंट और कंड्यूसिव वेदर है इस समय। और 27 से 30 जनवरी तक हमारा ये एग्रो फेस्टिवल टिहरी लेक पे होने जा रहा है। रानीखेत सेना के नरसिंह मैदान में जय श्री राम क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो गया है। और इस टूर्नामेंट के खेले जाने का ये 7वां साल है और इसमें उत्तराखंड की 32 टीम भाग ले रही है। मैदान में क्रीज पर आयोजकों के द्वारा विकेट के सामने पूजा की गई और इसके मुख्य अतिथि के KRC कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय यादव थे। ऐसे में उन्हीं की मौजूदगी में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। श्री राम क्रिकेट टूर्नामेंट का ये 7वां सीजन है और ये नरसिंह ग्राउंड के ऐतिहासिक मैदान में आयोजन किया जा रहा है। और हमारी पूरी टीम, जिसमें किशन जलाल हमारे इसके जो हमारे आयोजक हैं, और साथ में हम लोग पूरी टीम जो इसमें मेहनत पर लगी हुई है। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में क्रिकेट को बढ़ावा देना। और निश्चित रूप से 32 टीमें इसमें प्रतिभाग करेंगी और जो सर्वश्रेष्ठ टीम होगी वो 6 फरवरी को यहाँ पर फाइनल खेलेगी। और खेल प्रतिभाओं को निश्चित रूप से इस टर्फ में खेलने का मौका मिल रहा है। इसके लिए हम KRC रानीखेत का और कमांडेंट साहब का भी धन्यवाद अदा करते हैं कि ऐसा टर्फ उन्होंने हमें दिया है जिसमें प्रतिभाएं निकल के आएंगी और उस टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। धामी सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत प्रदेश के गांव-गांव में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान अभी तक किया गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस अभियान पर निशाना साध रही है। कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला का कहना है कि 9 सालों में अब याद रही सरकार को जनता की, जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में याद आ रही है, आज तक देहरादून को स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए। लखपत बुटोला विधायक हैं जो कि कांग्रेस के, उनकी ओर से ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए। समस्याओं का समाधान हो रहा है। ये स्मार्ट सिटी बन गई। आपकी गाड़ी स्मूथ आती है स्मार्ट सिटी तक, सचिवालय तक जाने तक गाड़ी सही आ रही है आपकी। ये जो नारे दिए जा रहे हैं, ये भाषणों पे ये खोखले नारे दे करके उस गांव में पूछे जहां से हम लोग आते हैं, उस स्थिति को पूछिए। अभी मैं सचिवालय से आ रहा हूँ और 500 मीटर की मिसिंग लिंक नहीं बन पा रही। लोगों की स्कूलों में टीचर्स नहीं है। बच्चों को आज भालुओं का आतंक इतना बचा हुआ है कि हमारी माँ बहनें खेतों में नहीं जा पा रही। आज हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। आज स्थितियां इतनी विकट हो चुकी है। ये सरकार जन जन के द्वार करी। 9-9.5 सालों में इसको अब याद आ रही जनता की, जब चुनाव नजदीक आ रहे। मैं आपसे कह रही, इसी सरकार ने कहा था कि जो हमारे प्रभारी मंत्री है वो प्रभारी मंत्री अपनी वहां तक नहीं जाते, मुख्यालय तक नहीं जाते, ये जनता के द्वार जाएंगे। तो वहीं आगामी शिवरात्रि के महापर्व पर बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने का दिन तय हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। पैदल यात्रा मार्ग पर यात्रियों को दी जाने वाली सुविधा सहित धाम में यात्रियों के दर्शन, ट्रैफिक सहित अन्य व्यवस्थाओं की तैयारी शुरू कर दी गई है। यात्रा के शुरुआती चरण को लेकर यात्रा से जुड़े सभी विभागों की बैठक कर आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए हैं। ऐसे में मंदिर परिसर में कैमरा और मोबाइल पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। जो यात्रा है उसमें सुधारीकरण के लिए उसको भी हमने कोशिश किया है कि सब लोगों से चर्चा करके आगे पूरे उसकी डिटेलिंग की जाए। आज हमारी इस बैठक में हमारे सारे अधिकारीगण जो यात्रा संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं वो तो उपस्थित थे ही, साथ में अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण जो हर तरीके से इन्वॉल्व हैं, चाहे वो होटल एसोसिएशन हो,
चाहे डंडी कंडी एसोसिएशन हो, चाहे घोड़ा खच्चर एसोसिएशन हो, चाहे टेंट जो लगाते हैं उनका एसोसिएशन हो, या फिर ट्रैक रूट पे जो इतनी सारी दुकानें लगाते हैं उनका एसोसिएशन हो, सभी एसोसिएशन के जनप्रतिनिधि गणों को हमने यहाँ पे इनवाइट किया था और सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को पिछले वर्ष की जितनी भी यात्राएं हुई हैं उसमें उनको किस तरह के इश्यूज आए थे, किस तरह के चैलेंजेस आए थे और उसके बेसिस पे यात्रा को सुधारीकरण के लिए क्या और बेहतरी की जा सकती है, किस तरह से प्रशासन यात्रियों के लिए और बेहतर सुविधा प्रोवाइड कर सकता है, किस तरह से हम केदारनाथ यात्रा का और अच्छे से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर डिस्कशन बहुत अच्छे से हुआ। जो ऋषिकेश में कमिश्नर गढ़वाल और आईजी गढ़वाल द्वारा जो मीटिंग ली गई थी उसी के क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद स्तर पे केदारनाथ यात्रा को लेकर एक मीटिंग ली गई। मैं कहूँगा बहुत ही सफल मीटिंग रही, स्पेशली कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यात्रा की भीड़ है उसको नियंत्रण को लेके अलग अलग यूनियन, खच्चर यूनियन हो, होटल यूनियन हो, उसको लेके जो ट्रैफिक के इश्यूज है, स्पेशली जो समाधान हमें हमेशा चाहिए रहता है कि गौरीकुंड मतलब जिले के ओपन स्टार्टिंग पॉइंट से लेके गौरीकुंड तक की सड़क और उसका मेंटेनेंस, उसको लेके बहुत सारी चर्चाएं इसमें हुई और जो भी प्रोग्राम मिनिटाइज हुए उसको एक स्पेसिफिक डेडलाइन दी गई है और इसी के तहत पुलिस द्वारा भी और अन्य विभागों द्वारा भी इसमें अगले 2-3 महीने में कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज वर्ष 2026 की यात्रा के लिए यहाँ पर केदारनाथ यात्रा के लिए जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें यात्रा से संबंधित सभी एसोसिएशनों को, यात्रा संचालन करने वाले सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था और बहुत अच्छी चर्चाएं हुई हैं। रोड से संबंधित चर्चा हुई, घोड़ा एसोसिएशन, हमारे होटल एसोसिएशन, हमारे केदार धाम सेवा समिति के लोग, हमारे टेंट एसोसिएशन के सभी लोग यहाँ पर बुलाए गए थे। उसके अलावा जिला पंचायत, नगर पंचायत, विकास खंड के सम्मानित प्रमुख सभी यहाँ पर बुलाए गए। बहुत अच्छी चर्चाएं हुई हैं, सभी पर चर्चा, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और बहुत अच्छे ढंग से इस वर्ष 2026 की यात्रा संचालित हो, सभी ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज हमारे जिला कार्यालय जो रुद्रप्रयाग है, हमारे जिला अधिकारी जी द्वारा यहाँ पर एक यात्रा जो बाबा केदार की भव्य और दिव्य यात्रा जो 2026 की होने वाली है, उसके लिए एक बैठक बुलाई गई, जिसमें हमारे होटल एसोसिएशन से, टैक्सी मैक्सी से, घोड़े खच्चर यूनियन से, डंडी कंडी से तमाम लोग, तमाम जितने भी संगठन है, सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। इनमें मेन मुद्दा हमारा ये था कि जो हमारी 2026 की जो भव्य यात्रा है वो सुचारू चले, सुव्यवस्थित चले और सरल रूप से चले, क्योंकि हमारे यहाँ बाबा केदार के दर्शन करने के लिए इस देवभूमि में दूर दराज अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग राज्यों से, विदेशों से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। तो चलिए फौरन लौटूंगी कुछ और खबरों के साथ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर। नमस्कार।